अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 30 करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का, जिसका टॉपिक है डायगनलाइजेशन। अच्छा, डायगनलाइजेशन से मुराद इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ वेक्टर इनटू द फॉर्म दिस, यानी आपने एक वेक्टर ए को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, पी डी इंटू पी इनवर्स की फॉर्म में। अब यहाँ से पी क्या है, डी क्या है और पी इनवर्स क्या है, डिटेल तो इसकी आगे जाके मैं जब ये मेन टॉपिक आएगा हमारा इसी लेक्चर में थ्योरम के साथ, तो मैं वहाँ पे बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि पी और पी इनवर्स ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, यानी जो पी होगा उसी का इन्वर्स पी इनवर्स होगा, ठीक है। और डी जो है ये डायगनल मैट्रिक्स होता है। डी इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स आपको याद है ना कि जिसकी डायगनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं, बाकी सारे ज़ीरो नंबर होते हैं। और जो पी होगा ना यहाँ पे, ये होगा द मैट्रिक्स जिसके अंदर आप सारे आइगन वेक्टर्स लिख लेंगे। यानी फॉर एग्जांपल v1 v2 v3 तीन आइगन वेक्टर्स हैं तो तीन कॉलम्स आ जाएंगे, दो आइगन वेक्टर्स हैं तो दो कॉलम्स आ जाएंगे। जितनी आइगन वैल्यूज़ होंगी ना उतनी ही आइगन वेक्टर्स होने चाहिए, फिर आपका जो मैट्रिक्स ए है ये डायगनलाइजेबल होता है। बेसिकली आपने पी और डी की वैल्यू निकाल के दिखा देनी होती है, तो फिर आप कहते हैं कि ये डायगनलाइज हो चुका है। डिटेल पे बाद में जाते हैं, पहले एक एग्जांपल देख लें। कहते हैं डी एक डायगनल, आपको डायगनल मैट्रिक्स दे दिया है डी स्क्वायर। आप वैसे अगर आपको ए दिया हो, आप ए स्क्वायर कैसे निकालते हो? ए स्क्वायर के लिए हम ए को ए से मल्टीप्लाई कर देते होते थे ना, कि ए लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारे पास आंसर आता था, वो हमारा ए स्क्वायर का आंसर होता था। लेकिन डायगनल मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ती। वैसे मल्टीप्लिकेशन से भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन एक शॉर्ट मेथड होता है कि अगर आप डायगनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ डायगनल एंट्रीज़ का स्क्वायर ले लें, यानी 5 का स्क्वायर ले लें, इसी तरह से ये 3 का स्क्वायर ले लें, तो आपका आंसर सेम आएगा जो कि इस तरह मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आता है, ठीक है। तो लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें शॉर्ट मेथड से आंसर मिल रहा है तो हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर आपने डी क्यूब निकालना है, वैसे अगर आपने ए क्यूब निकालना होता था तो हम क्या करते थे, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करते थे ना, पूरी मल्टीप्लिकेशन करते थे रोज़ और कॉलम्स की, फिर हमारे पास ए क्यूब आता था। लेकिन अगर आप डायगनल मैट्रिक्स है उसका क्यूब लेना चाहते हैं तो सिर्फ डायगनल एंट्रीज़ का क्यूब ले लें, 5 का क्यूब ले लें, इधर से 3 का क्यूब ले लें और 0 वैसे ही रहने दें। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आता है डायगनल मैट्रिक्स की। अगर आपने कोई भी पावर लेनी है तो वही पावर उसकी डायगनल एंट्रीज़ की ले लें तो आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो डी की पावर के लेनी है तो डायगनल एंट्रीज़ की भी पावर के आ जाए, के से मुराद 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है हमारे पास। कहते हैं एक ए मैट्रिक्स है, आपने एक ए का फॉर्मूला निकालना है, गिवन दैट ए इज़ इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। अच्छा, अब देखें अगर ए का स्क्वायर मुझे निकालना है, ए स्क्वायर से मुराद ये है कि ए की जो वैल्यू है ये वाली पी डी पी इनवर्स, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ब्रैकेट्स अगर हम खोल देते हैं, पी डी पी इनवर्स, पी डी पी इनवर्स। अब ये जो पी इनवर्स और पी है, एक मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो तो आई बन जाता है ना, तो ये रह जाएगा पी डी, इसकी जगह पे आ जाएगा आई और फिर डी पी इनवर्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वो डी वैसे ही आ जाएगा, यानी आई ख़त्म हो जाएगा ना, जैसे 1 किसी से मल्टीप्लाई हो तो 1 ख़त्म हो जाता है, तो आई भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ डी पी इनवर्स रह जाएगा। अब देखें डी 2 दफ़ा आ रहा है तो पी एज इट इज़, डी 2 दफ़ा आ रहा है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा साथ में पी इनवर्स। तो देखिए मैंने ए स्क्वायर का एक फार्मूला बना लिया, पी डी स्क्वायर पी इनवर्स, यानी अगर ए का फार्मूला पी डी पी इनवर्स है तो ए स्क्वायर में पी और पी इनवर्स ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ डी का स्क्वायर ले लेना है। इसी तरह से अगर ए क्यूब निकालना होगा मुझे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पी ऐसे ही आएगा, पी इनवर्स भी वैसे ही आएगा, दरमियान में डी की पावर 3 आ जाएगी, यानी जो ए की पावर आपको चाहिए वो आप डी की पावर ले लें, पी और पी इनवर्स की कोई पावर चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक जनरल मुझे पैटर्न मिल गया है। अब मैं एक ए का आंसर निकाल सकती हूँ इजीली, ठीक है। जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, देखें ये लिखा हुआ है, इसी को देख लें। ए पावर के का फार्मूला क्या होगा, पी एज इट इज़, पी इनवर्स पी एज इट इज़, और जो मैंने कहा था ए की पावर होती है वही डी की पावर आ जाएगी, तो ए की पावर के है तो डी की भी पावर आपने के लिख देनी है। अब पी की जगह आपका पी मैट्रिक्स आ जाएगा, हमें उन्होंने दिया हुआ है ऊपर, अगर आप स्टेटमेंट में देखें ये हमें पी मैट्रिक्स दिया हुआ है, साथ में डी भी दिया हुआ है, तो डी पावर के की जगह जो डी की डायगनल एंट्रीज़ हैं उनकी पावर के हो जाएगी ना, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था कि डी की जो पावर चाहिए वो डायगनल एंट्रीज़ की पावर बना दें। तो यहाँ पे 5 और 3 हैं डायगनल एंट्रीज़, तो डी पावर के में 5 की भी पावर 3 हो जाएगी, के हो जाएगी, और 3 की भी पावर के हो जाएगी। साथ में चाहिए मुझे पी इनवर्स। अब पी इनवर्स मुझे नहीं दिया हुआ था तो पी इनवर्स मुझे फाइंड करना पड़ेगा। पी इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, 1/p का डिटर्मिनेंट इंटू
एडजॉइंट ऑफ पी। अब पी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये पी है ना मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -2, ये -1 होगा लेकिन दरमियान में भी माइनस होता है, तो -2 माइनस इंटू -1, तो ये +1 होके डिटर्मिनेंट -1 आ गया। फिर एडजॉइंट क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट की पोजीशन चेंज कर दें, बाकी दोनों के साइन चेंज कर दें। अब -1 अंदर सबसे डिवाइड कर दें तो 2 1 -1 1, ये पी इनवर्स आ गया। तो ये देखें पी इनवर्स की जगह हमने पुट कर दिया। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे से कर लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें, 1 इससे होगा तो 5 पावर के हो जाएगा, 1 0 से होगा तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट रो को सेकंड से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 3 पावर के हो जाएगा। फिर सेकंड रो को इससे करें तो -5 पावर के, और ये 0 हो जाएगा, सॉरी 5 की पावर में के आ जाएगा। फिर इसको आप सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 हो जाएगा, ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 3 पावर के के साथ। ये -2 3 6 नहीं करना आपने, क्योंकि 2 की भी अगर सेम पावर होती फिर हम इन दोनों को 6 कर देते, लेकिन यहाँ पे आपने क्योंकि दोनों की सेम पावर नहीं आ रही, एक की पावर 1 है एक की पावर के है, तो आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 3 6 नहीं कर सकते, आपने इनको डॉट लगा के वैसे ही लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरा मैट्रिक्स, जो कि एज इट इज़ लिख देना है। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये इसके साथ होगी तो ये 2.5 पावर के आ जाएगा, 3 इसके साथ होगा तो -3 पावर के। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है तो ये 1 के साथ आके सेम चीज़ हो जाएगी, -3 पावर के। फिर सेकंड रो को इससे करना है तो माइनस ये वाला एज इट इज़, फिर आपने 5 के को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2.5 पावर के। दरमियान में क्या आता है, प्लस आता है, लेकिन इसका माइनस है, ये माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 1 जार 2.3 पावर के। इस तरह से इसको लास्ट कॉलम से करें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -5 पावर के, और ये जब इससे 1 से होगा दूसरा वाला माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2.3 पावर के। तो ये आपका a पावर k का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं जी c पावर 4 निकालना है, एक्टिविटी है वैसे आप लोग खुद कर सकते हैं। c पावर 4 निकालना है तो c पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा, c का फॉर्मूला उन्होंने हमें दे दिया है, c = p d p इनवर्स। c पावर 4 जो होगी वो इक्वल हो जाएगी p d पावर 4 p इनवर्स, ठीक है। p आपको देखो उन्होंने दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकाल के आपने इसकी जगह पुट कर देना है, ये दोनों तो आ गए। अब d पावर 4 कैसे निकलेगा, 2 की भी पावर 4 ले लें, 1 की भी पावर 4 ले लें, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। इसमें कोई पावर k नहीं है, सारे जो है वो होल नंबर्स हैं, तो ईजिली आपका आंसर निकल आएगा, पावर्स वाला इस तरह आंसर नहीं आएगा। अच्छा, अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम, डायगनलाइजेशन क्या होती है। थोड़ा सा मैंने आपको पीछे बताया है कि आपने मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखना होता है, p d p इनवर्स की फॉर्म में लिखना होता है, जहाँ p जो है वो कैसे निकलेगा, p के अंदर सारे आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे, जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं वो सारे कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आइगन वेक्टर जो है उनका जो सेट बनेगा, ये मैट्रिक्स बनेगा, उसे हम p कहते हैं। और p इनवर्स जो है वो इसी का इन्वर्स हो जाएगा। और d क्या होगा, डायगनल मैट्रिक्स होगा, जिसकी डायगनल एंट्रीज जो होंगी ना वो आइगन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। यानी डायगनल नंबर्स जो हैं वहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा क्या होता है, हमारी आइगन वैल्यूज़ होती है ना, आइगन वैल्यूज़ को आप मेन डायगनल बना दें, बाकी सारे आप 0 कर दें, तो ये d आ जाता है। और आइगन वैल्यूज़ से ही जो आइगन वेक्टर्स निकलेंगे वो आप इधर कॉलम्स बना के लिख दें तो p आ जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने प्रूफ भी दिया हुआ, आप लोग देख सकते हो, खुद ही इसको देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बात क्या याद रखनी है आपने कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n है ना, तो उसकी n ही आइगन वैल्यूज़ होनी चाहिए और n ही आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। अगर उसके आइगन वेक्टर्स कम हैं या ज़्यादा हैं तो फिर वो डायगनलाइजेबल नहीं होगा। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक 3/3 का मैट्रिक्स है, तो जब आप उसके आइगन वेक्टर्स निकालेंगे ना वो भी 3 ही होने चाहिए, यानी p के अंदर इस तरह से 3 कॉलम आएंगे। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो p के अंदर 2 वेक्टर्स आएंगे, 4/4 का मैट्रिक्स है तो p के अंदर 4 वेक्टर्स आएंगे। अगर आइगन वेक्टर्स आपके जो है वो कम हो जाते हैं तो फिर a डायगनलाइजेबल नहीं होगा। लेट्स से 3/3 का मैट्रिक्स था, आपने उसके आइगन वेक्टर्स निकाले और वो आगे आपके पास सिर्फ दो आइगन वेक्टर्स मिले आपको, फिर आप कहेंगे कि ए को हम डायगनलाइज नहीं कर सकते। वो तब कर सकते हैं जब जितना ऑर्डर है उतने ही आइगन वेक्टर्स आने चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अपनी आसानी के लिए ना इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अब मॉडिफाई करेंगे। देखें, अगर तो मैट्रिक्स हमारा 2/2 का है ये p,
तो उसका इन्वर्स तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा ये मैट्रिक्स 3/3 का आ जाता है तो फिर उसका इन्वर्स बहुत लंबा हो जाएगा ना। 3/3 का इन्वर्स ऐसे सीखा तो हुआ है आपने, कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, फिर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं 3/3 का, और फिर आके आपके पास इन्वर्स आता है, तो काफ़ी लंबा काम हो जाता है। और अगर 4/4 होगा तो और लंबा हो जाएगा, कोफैक्टर्स इतने सारे निकालने पड़ेंगे आपको। उसके लिए क्या करते हैं हम कि जो पी इन्वर्स है उसको उठा के इधर ले आएँ। जब इन्वर्स उठा के इधर लाएंगे तो वो सिर्फ पी रह जाएगा और सामने पी डी रह जाएगा। आपको पता है ना, मैट्रिक्स ए जब एक साइड से उधर दूसरी साइड पे जाता है तो उसका इन्वर्स हो जाता है। अगर वो पहले से इन्वर्स है तो उसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा। इस तरह से पी का पहले से इन्वर्स था, जब इसको आप उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा। तो ए पी इज इक्वल टू पी डी। आपको जब सेटिस्फाई करनी होगी ना इक्वेशन, तो आप ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि इसमें पी का इन्वर्स इन्वॉल्व नहीं है। जो पी आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, और पी को डी से मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड आ जाएगी। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। इन्वर्स वाला काम हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, हमारा टाइम जो है और एफर्ट कम यूज़ होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कहते हैं एक मैट्रिक्स दे दिया है आपको, उसको डायगनलाइज करो। अब डायगनलाइज करने के लिए मैंने आपको कहा था एक मुझे पी चाहिए और एक डी चाहिए। डी कैसे आएगा, इसमें मुझे लैम्डा चाहिए होंगे, लैम्डा से मुराद आइगन वैल्यूज़ चाहिए होंगी, और पी में मुझे आइगन वेक्टर्स चाहिए होते हैं, यानी v1 v2 v3 जितने भी हों, ठीक है। ये 3/3 का है तो मुझे 3 आइगन वेक्टर्स चाहिए होंगे, तो ये मुझे फाइंड करने हैं, साथ में मुझे आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इसके लिए हम अपना लेक्चर 28 और 29 में हमने जो पढ़ा था आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालना, हम वो वाले मेथड यूज़ करेंगे। आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ी थी a माइनस लैम्डा है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेते थे और उसको इक्वल रखते थे 0 के। तो अब देखें a माइनस लैम्डा आई कैसे बनेगा, a माइनस लैम्डा आई, ए की जगह ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब ये लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये तीनों के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दें, 1 माइनस लैम्डा करेंगे, 1 माइनस लैम्डा ये आ जाएगा, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, फिर -3 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ -5 माइनस लैम्डा आ जाएगा, ये -3 एज इट इज़, फिर माइनस थर्ड रो को करें तो 3 3 एंड 1 माइनस लैम्डा। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट लेना है और उसको किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल रख देना। अब डिटर्मिनेंट में आपको पता है हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसी भी उससे एक्सपैंड कर लें आप, ठीक है। तो वो आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, हमने पीछे दोनों लेक्चर्स में 29 और 28 में एग्जांपल्स किए हैं ना। आप फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड कर लें, एक्सपैंड करने के बाद आपके पास इस तरह की एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें लैम्डा की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब 3 वाले को भी मैंने आपको सॉल्व करना बताया था कि आप लास्ट नंबर देखते हैं, पहले तो इसको पॉजिटिव कर लेना, माइनस कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है जनाब, यहाँ से जो लास्ट नंबर होता है 4, इसके आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं कौन कौन से हैं। ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और ये अपने टेबल में आता है। अब इनके साथ प्लस माइनस लगा दें। अब आपने कैलकुलेटर पे ये फॉर्मेट बना लेना है, उसके अंदर पहले 1 पुट करके चेक करें इसका आंसर 0 आता है या नहीं आता, फिर 2 पुट करके चेक करें, फिर 4 पुट करके चेक करें, तो आपको 1 पे 0 मिल जाएगा। यानी अगर आप जब इसमें 1 पुट करोगे ना, 1 का क्यूब लोगे 1 आएगा, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर लोगे वो 3 आ जाएगा, माइनस ये 4 एज इट इज़, 3 + 1 4 -4 तो देखें 0 आ जाता है। तो 1 मुझे एक आइगन वैल्यू मिल गई है, यानी लैम्डा की एक वैल्यू मुझे मिल गई है जो कि क्या है 1 है। फिर आपने इसकी सिंथेटिक डिवीजन कर लेनी है। लैम्डा क्यूब के साथ कोएफिशिएंट 1 है, लैम्डा स्क्वायर के साथ 3 है, फिर लैम्डा यहाँ पे नहीं है तो उसकी जगह आपने 0 कर देना है, और कांस्टेंट जो है वो -4 है। अब ये जो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिली है 1, वो यहाँ पुट करेंगे। पहला नंबर तो हम वैसे ही उतार लेते हैं, 1 1 जार 1, 3 + 1 4, 4 1 जार 4, 0 + 4 करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 4 1 जार 4, 4 - 4 करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलेगी, ये कांस्टेंट होता है, ये लैम्डा होता है, ये लैम्डा स्क्वायर होता है, यानी 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे आप तो आपका लैम्डा + 2 इंटू लैम्डा + 2 आंसर आएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स हमें आइगन वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएंगी। ये देखें ना 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो आइगन वैल्यूज़ हमारे पास होंगी -2 क्योंकि जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, और एक हमने इधर निकाली है 1। ये 3 आइगन वैल्यूज़ मिल गई, तो डी मेरा बन गया ना यहाँ से इजीली। मुझे डी और पी चाहिए ना, तो डी मेरा यहाँ से आ जाएगा। आइगन वैल्यूज़ आप अपनी तरतीब से लिख लें, 1 पहले लिख लें, फिर -2 लिख लें, आप -2 पहले लिख लें, 1 1 बाद 1 और -2 जैसे मर्जी तरतीब रख लें, ठीक है। डायगनल एलिमेंट्स हमने रखे आइगन वैल्यूज़ के, बाकी सारी आपने बना दी 0, तो डी तो आ गया मेरे पास। अब क्या रह गया है, अब रह गया है जी पी। पी के अंदर हमने आइगन वेक्टर्स लिखने होते हैं।
आइगन वेक्टर्स जो हैं वो कैसे निकलते हैं, आपने इक्वेशंस बनानी होती है ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, ए माइनस लेमडा आई वाली, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वाली आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे आप ए माइनस लेमडा आई ऊपर हमने फाइंड किया था ना, ये माइनस लेमडा आई, इसके अंदर अब लेमडा की वैल्यूज़ बारी बारी आपने पुट करनी है। पहले लेमडा की वैल्यू 1 रखें, फिर आप -2 रखें, दोबारा फिर -2 रखें, तो वो तो खैर सेम ही वैल्यूज़ आएंगी। तो पहले यहाँ लेमडा की जगह 1 पुट करेंगे, 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 3 वैसे ही आ जाएगा, वो दोनों आप ऐसे ही लिख लें, ये भी वैसे ही आएगा। इधर लेमडा पुट करेंगे तो -5 -1 ये -6 हो जाएगा, फिर ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0 आ जाएगा। अब इसको आपने साथ में अब दो तरीके हैं ना, आप या तो इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लें इधर से ही कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के एंड पे 0 0 0 और शुरू में ये वाले 3 कॉलम रख के आप उसको एचलॉन या रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट कर लें। वहाँ से आप x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकाल लें। कन्वर्ट करने के बाद देखें इसकी जो लास्ट रो है ना वो पूरी हो गई है 0, तो x3 तो हो गया मेरे पास फ्री वेरिएबल, ठीक है। अब x2 जो है वो यहाँ से निकलेगा ना, सेकेंड वाली में से इक्वेशन बनेगी 3x1 प्लस 3x2 और x3 तो है नहीं यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो से हमारी इक्वेशन बनेगी, देखें x1 तो 0 हो गया, तो x2 प्लस x3 और ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से x1 की वैल्यू निकल सकती है, लीडिंग एलिमेंट हमारा x1 है। पहले तो देखें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेके वहाँ जाके 0 से डिवाइड कर दें तो ये x1 प्लस x2 रह जाएगा जो कि इक्वल टू 0 है। तो x1 किसकी इक्वल आ जाएगा, -x2 के, ठीक है। x3 वैसे हमारा फ्री है और x2 यहाँ से हम निकालेंगे, x2 इज इक्वल टू -x3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने पढ़ा था ना कि हम वैसे भी रख सकते हैं और इसको किसी पैरामीटर के इक्वल भी लेट कर सकते हैं। तो जो फ्री वेरिएबल होता है उसको हम लेट कर लेते होते हैं ना, लेट से कि ये इक्वल टू t है। अगर ये t है एक पैरामीटर तो इधर x3 की जगह t पुट करेंगे, क्योंकि x3 जो है वो t की इक्वल है ना, तो x3 की जगह t पुट कर दें तो ये -t हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। अब x2 की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पुट कर दें तो x1 आ जाएगा, तो x1 हमारा किसकी इक्वल होगा, ये वाला माइनस, फिर x2 की वैल्यू -t है तो ये फिर +t हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो किस तरह का बनेगा, हम इस तरह लिखते हैं ना, x1 x2 x3, ये इक्वल होगा x1 की वैल्यू जो कि t निकली है, x2 की वैल्यू -t और x3 की वैल्यू हमने t लेट की थी, ये जो पैरामीटर था हमारा। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में t कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 1 - 1 1, तो ये मेरे पास एक आइगन वेक्टर आ गया है। तो p का मुझे पहला कॉलम तो मिल गया 1 - 1 1। अब दूसरा और तीसरा कॉलम जो है वो दूसरी 2 आइगन वैल्यूज़ पुट करके मिलेगा। 1 को यूज़ करके तो मैंने ये आइगन वेक्टर निकाल लिया ना, अब -2 को यूज़ करना है। -2 क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है तो इससे उसूलन 2 आइगन वेक्टर्स निकलने चाहिए। सेम वही मेथड आपने यूज़ करना है। देखें a माइनस लेमडा एक्स वाली इक्वेशन बनानी है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा, इसको आप यहीं से इक्वेशंस बना लें या इसको आप एचलॉन वगैरह में कन्वर्ट कर लें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के। आपके पास जो इक्वेशंस बनेगी वो इस तरह की बनेगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग ये बना लेंगे। इसमें 2 फ्री वेरिएबल्स होंगे तो आपने फिर एक को t और एक को s सेलेक्ट कर लेना है। ये x3 को t लेट कर लिया, x2 को s लेट कर लिया, या आप उनको x2 और x3 भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है। हम समटाइम्स उनको वैसे ही रहने देते हैं, समटाइम हम उनको पैरामीटर लेट कर लेते हैं, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए अब यहाँ से आप जब s और t कॉमन लेंगे ना तो आपके पास 2 आइगन वेक्टर्स आ गए हैं, 2 ये आए हैं, एक हमने पीछे फाइंड किया, टोटल कितने हो गए 3, और हमारा जो मैट्रिक्स था वो भी 3×3 का था, तो 3 ही आइगन वेक्टर्स आने चाहिए थे ना, तभी वो डायगोनलाइजेबल है। तो 3 आ गए हमारे पास टोटल, इसको हम v2 v3 कह देते हैं, वो हमारा v1 है। तो p हमारे पास क्या हो जाएगा, v1 आता है, फिर v2 और फिर v3 आता है ना। तो v1 हमारा आया था 1 - 1 1, v2 हमारा आया है -1 1 0 और v3 आया -1 0 1। अच्छा आपकी मर्ज़ी होती है आपने जिस ऑर्डर में लिखने हैं, आप चाहें ये दोनों पहले लिख लें और जो पहले वाला है वो एंड पे लिख लें, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। p आपके पास आ गया है, d आपने पहले निकाल लिया था, अब आपने इसको ये डायगोनलाइज कर लिया है। अगर आप चेकिंग करना चाहते हैं तो आप आगे एक काम कर सकते हैं जो मैंने कहा था कि AP = DP वाला काम कर लें, वरना जब आपने d और p फाइंड कर लिया है, d हमने पीछे कर लिया था ना, जो मैंने आपको लिखवा दिया था शुरू में कि ये d जो है इसमें डायगोनल एंट्रीज़ पे हमारे आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं और बाकी सारे 0। जब d भी आपने कर लिया फाइंड, p हमने अभी फाइंड कर लिया है, तो डायगोनलाइज तो ये हो चुका है। लेकिन अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं इसको, तो आप इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ a पुट करें अपना, साथ में जो p आया वो पुट करें, तो ये AP हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, इसी तरह से फिर सेकंड रो को बारी बारी तीनों के साथ और फिर थर्ड रो को बारी बारी
तीनों के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। दूसरी साइड पे फिर डी पी रखेंगे आप, डी की वैल्यू रखें, पी की वैल्यू रखें, उनको भी मल्टीप्लाई करें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपका सेम आएगा। ये काम किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। ए पी किया है, फिर पी डी किया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे डी पी लिख दिया है, ये पी डी होता है। जब हम इक्वेशन बनाते हैं वो क्या होती है, ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स ना। पी उठा के हम इधर लेके जाते हैं, पी यहाँ पे एंड पे आ रहा है तो इधर भी उसको हम एंड पे रखते हैं, यानी ए के बाद, और इधर पी डी रह जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है सम टाइम्स ऐसा होता है, हमेशा नहीं लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे फ़र्क पड़ सकता है। तो ये ज़रा ख्याल रखना है कि इधर ए के बाद पी आता है, इधर डी से पहले पी आता है, तो आपको इस तरह से दोनों सेम आंसर्स मिलेंगे, तो ये आपकी चेकिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें भी आपने डायगनलाइज ही करना है एक मैट्रिक्स को, सेम वही मेथड यूज़ होगा जो हमने अभी एग्जांपल नंबर 3 में किया है। हम सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, यानी एक इक्वेशन बनाएंगे ना ए माइनस लेमडा आई वाली, वहाँ से इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, उसको इक्वल टू रखेंगे 0 के। हमारे पास लेमडा की वैल्यूज़ हैं, देखिए इस तरह से फैक्टर्स आएंगे, पावर 3 बनेगी ना इसको एक्सपैंड करने से। आपने वही सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड यूज़ करके फिर आपने फैक्टर्स बना लेना है। यहाँ से लेमडा हमारे पास आ जाएगा, एक तो 1, एक लेमडा आ जाएगा -2 और दूसरा लेमडा फिर से माइनस, यानी इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी। अब देखो आइगन वैल्यूज़ तो 3 आ गई हैं, अब इसका ऑर्डर 3/3 है, तो इसमें आइगन वेक्टर्स भी 3 आने चाहिए, ठीक है। तो जब आप लेमडा इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो इस इक्वेशन में पुट करके आपके पास जो पहला आइगन वेक्टर आएगा, सेम उसी तरीके से जैसे हमने ये पीछे आइगन वेक्टर सारा किया ना, इक्वेशंस बना के फिर आपने x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, या आपने खुद अटैम्प्ट कर लेना है। तो 1 पुट करके आपके पास जो आइगन वेक्टर आएगा वो ये आएगा। फिर जब आप लेमडा इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो उसूलन तो 2 वेक्टर्स आने चाहिए, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक वेक्टर आएगा। तो देखो अब हमें आइगन वेक्टर चाहिए थे 3, लेकिन हमें कितने मिले हैं, 2 मिले हैं। तो फिर हम कहेंगे कि A इज़ नॉट डायगनलाइजेबल, आप इसको डायगनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। जितनी आइगन हमारे पास जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं उतने ही आइगन वेक्टर्स आने चाहिए, यानी P का ऑर्डर और A का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्योंकि P में हम देखो ना, हम आइगन वेक्टर्स पुट करते हैं, एक ऑर्डर जो है वो 3/3 है। अब P में यहाँ पे से 2 नहीं हम पुट कर सकते, ये भी 3/3 का होना चाहिए, तभी आप उसको जो है वो डायगनलाइज कर पाते हो, वरना इसकी डायगनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपने बस रीज़न दे देनी है कि आप इसको डायगनलाइज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट एक थ्योरम है कि अगर n/n का एक मैट्रिक्स है आपके पास और आपके पास n ही आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं और वो डिफरेंट हैं सब की सब, यानी किसी की मल्टीप्लिसिटी 1 से ज़्यादा नहीं है, तो अंडरस्टूड होगा कि वो मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है, क्योंकि उसके उतने ही आइगन वेक्टर्स आएंगे ना। फॉर एग्जांपल आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यूज़ 3 आ गई हैं, लेमडा की एक वैल्यू आई है, दूसरी आई है और तीसरी आई है। जब आप इससे एक आइगन वेक्टर निकालोगे, इससे आइगन वेक्टर निकालोगे, इससे आइगन वेक्टर निकालोगे, तो 3 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे और इसका ऑर्डर भी 3 है। तो जब आइगन वेक्टर्स 3 निकलेंगे तो P के अंदर आप इस तरह से 3 कॉलम्स बना सकते हैं ना। तो हमने पढ़ा था जितना ऑर्डर हो उतने ही अगर आइगन वेक्टर्स आ जाएं तो वो डायगनलाइजेबल होता है, ठीक है। तो अंडरस्टूड है कि अगर तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो वो लाजमी डायगनलाइजेबल होगा। लेकिन अगर तीनों में से कोई 2 सेम आ जाती हैं, जैसे अभी पीछे हमने किया था, तो फिर वहाँ पे डाउट होता है कि हो सकता है कि जब हम लेमडा यूज़ करें -2 तो हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स आ जाएं, हो सकता है एक आइगन वेक्टर आ जाए। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया है ना जिसमें इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 थी और उससे हमने एक एग्जाम्पल में 2 आइगन वेक्टर्स निकाले, एक एग्जाम्पल में हमारा सिर्फ एक आया था। तो वहाँ पे डाउट की होती है, वहाँ पे सिचुएशन होती है कि हमें कंफर्म नहीं होता कि ये डायगनलाइजेबल है या नहीं जब तक हम आइगन वेक्टर्स फाइंड नहीं कर लेते। लेकिन अगर उसकी तीनों आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वो लाजमी डायगनलाइजेबल होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ये क्योंकि अपर ट्रायंगुलर है ना, ये डायगनल एंट्रीज़ के ऊपर सारे नॉन ज़ीरो हैं, नीचे ज़ीरो हैं, तो इसको हमें A माइनस लेमडा आई लगा के डिटर्मिनेंट लेके इक्वल टू 0 रखने की ज़रूरत नहीं है लेमडा फाइंड करने के लिए। हमने कहा था कि ट्रायंगुलर में जो डायगनल एंट्रीज़ होती हैं वही लेमडा होते हैं। तो लेमडा इज़ इक्वल टू 5 है, एक लेमडा इज़ इक्वल टू 0 है और एक लेमडा इज़ इक्वल टू -2 है। तो डायरेक्ट ही हमें लेमडा की वैल्यूज़ मिल गई हैं विदाउट यूजिंग दिस इक्वेशन। तो अब तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियसली एक आइगन वेक्टर इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा। जब 3 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, इसका ऑर्डर भी 3/3 है, तो हम कहेंगे कि A इज़ डायगनलाइजेबल, ठीक है। आगे अगर तो मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो फिर क्या होता है, फिर मैंने आपको बता दिया कि फिर वहाँ पे डाउट वाली सिचुएशन होती है कि हो सकता है हमारे पास आइगन वेक्टर्स 3 आ जाएँ, हो सकता है 3 ना आए, तो वो जब तक हम फाइंड नहीं कर लेते तब तक हमें पता नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है,
इसकी MCQs के लिए आपने याद रखनी है कुछ पॉइंट्स हैं कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसकी कुछ आइगन वैल्यूज़ आपने निकाली हैं, तो जो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस होगी ना, यानी वो R² R³ किसके अंदर लाई करता है, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लेमडा के। यानी आपके पास एक आइगन वैल्यू है लेमडा और उसकी मल्टीप्लिसिटी है लेट्स से 2, ठीक है। तो जो आइगन स्पेस की डायमेंशन होगी लेमडा के लिए वो इस 2 से लेस होगी या 2 के इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि अगर ए डायगोनलाइजेबल है इफ़ एंड ओनली इफ सम ऑफ डायमेंशंस ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन स्पेस इज इक्वल टू n, यानी एक आइगन स्पेस की डायमेंशन लेट्स से 2 है, एक की जो है वो डायमेंशन 3 है, तो जब आप उन सबको ऐड करेंगे ना तो आपका आंसर n के इक्वल आएगा, यानी जितना इस ऑर्डर होगा ना इस मैट्रिक्स का उसके इक्वल आएगा, ठीक है। And this happens if and only if the dimension of eigenspace for each equals to the multiplicity of lambda के आइगन स्पेस की जो डायमेंशन होगी ना लेमडा के की जो आइगन स्पेस है वो इस लेमडा के की मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होगी, यानी लेमडा की अगर एक वैल्यू लेट्स से -2 2 दफ़ा आ रही है, ठीक है, तो इसकी आइगन स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो भी 2 होगी क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो वो दोनों जब सेम होंगी तो फिर आप हर लेमडा की हर लेमडा की डायमेंशन देखते जाएं, नोट करते जाएं और फिर सारी डायमेंशंस को ऐड कर दें तो आपका आंसर जो है वो n के इक्वल आता है। लास्ट हमारे पास है कि अगर a डायगोनलाइजेबल है एंड b इज़ अ बेसिस फॉर आइगन स्पेस, तो टोटल कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है फॉर्म आइगन वेक्टर बेसिस, यानी जितने भी आप वेक्टर्स निकालेंगे ना आइगन वेक्टर्स v1 v2 v3, तो उनको कलेक्ट करके जो हमारे पास बेसिस बनेगी वो आइगन वेक्टर की बेसिस होगी, ठीक है, फॉर r पर n, यानी हर वेक्टर के अंदर जितने जितने एलिमेंट्स होंगे, लेट्स से 4 एलिमेंट्स हैं तो r पर 4 हो जाएगा, 3 एलिमेंट्स हैं तो r पर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स है और कहते हैं इसको डायगोनलाइज करें। अगर आप गौर करें तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना कि ये डायगोनल के ऊपर 0 है सारे, नीचे जो है वो नॉन जीरो है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब होता है तो हमें लेमडा की वैल्यूज़ डायरेक्ट देख के पता चल जाती हैं, एक 5 है और एक लेमडा की वैल्यू -3 है, इसकी मल्टीप्लिसिटी भी 2 है, इसकी मल्टीप्लिसिटी भी 2 है क्योंकि 5 भी 2 दफ़ा आ रहा है, -3 भी 2 दफ़ा आ रहा है। अब हम लेमडा इज इक्वल टू 5 उसमें इक्वेशन में पुट करेंगे a माइनस लेमडा i इंटू x वाली में, यहाँ से मैट्रिक्स बनेगा, उधर से इक्वेशंस बनेगी x1 x2 x3 x4 वाली, वहाँ से आप उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपके पास 2 आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे, एक ये और एक ये। फिर आप लेमडा इज इक्वल टू -3 पुट करके उधर से भी इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालेंगे तो 2 और वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कितने वेक्टर्स आ गए हमारे पास 4, और आइगन वैल्यूज़ भी कितनी थी 4, 5 भी 2 दफ़ा आ रहा है, ये भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो टोटल 4 थी, वेक्टर्स भी टोटल 4 आ गए, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ डायगोनलाइजेबल, ठीक है। अब ये डायगोनलाइजेबल है तो हमें पी और डी फाइंड करके दिखाना है। तो पी कैसे बताएंगे, हम जस्ट क्या कर देना है, पहला वेक्टर पहले कॉलम में आ जाएगा -8 4 1 0, दूसरा वेक्टर दूसरे कॉलम में आ जाएगा, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में, ठीक है। तो ये पी इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ये पहले 2 वेक्टर्स हमने 2 कॉलम में लिख लिए, फिर ये तीसरा वेक्टर आ गया, ये वाला चौथा वेक्टर आ गया। और डी क्या होता है, डी हमने कहा था डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सारी लेमडा की वैल्यूज़ होती हैं और बाकी सारे 0 होते हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये हमने देखें, जो लेमडा की वैल्यूज़ थी ना 5 5 -3 -3, वो आपने यहाँ पुट कर दी, बाकी सब 0 कर दें तो डी भी आ गया और पी भी आ गया। अब अगर इसको आप प्रूफ करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं तो आप ए पी इज़ इक्वल टू पी डी वाली कंडीशन लगा के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर निकाल लें तो आपका आंसर सेम आएगा। इससे चेक हो जाएगा कि आपने सारा सोल्यूशन ठीक किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 कहते हैं फाइंड a पावर 8 वेयर a इज़ इक्वल टू दिस। अब आपको पता है हमने a का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है p d p इनवर्स, तो a पावर 8 का फॉर्मूला क्या होगा, p d पावर 8 p इनवर्स के, जो a की पावर होती है वही d की पावर होती है। तो बेसिकली मुझे p और d फाइंड करना है, p इनवर्स फाइंड करना है और फिर तीनों को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास a8 आ जाएगा। अब p फाइंड करने के लिए मुझे इसकी जो है वो आइगन वैल्यूज़ पहले चाहिए ना, फिर उससे मैं आइगन वेक्टर्स निकालूंगी। तो आइगन वैल्यूज़ के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते थे, a माइनस लेमडा i वाली। तो यहाँ पर इसमें आप a पुट करें 4 -3 2 -1 माइनस लेमडा i जो है वो लेमडा 0 0 लेमडा हो जाएगा। फिर आप इनको माइनस करें, अब इनको माइनस करें तो 4 माइनस लेमडा आ जाएगा, इधर -3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर -1 माइनस लेमडा आ जाएगा। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 माइनस लेमडा को -1 माइनस लेमडा के साथ माइनस लगा के 3 2 जार ये -6, तो ये +6 हो जाएगा। इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर आप उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो मिड टर्म ब्रेकिंग करके आपके पास इस तरह से 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, लेमडा -2 और लेमडा -1। तो यहाँ से 2 आइगन वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी। लेमडा -2 को अलग से 0 कर लें,
इसको अलग से 0 कर लें, यहाँ से लैम्डा 2 निकल आएगा, यहाँ से लैम्डा 1। तो आइगन वैल्यूज़ तो 2 आ गई। अब इससे 2 आइगन वेक्टर्स हमने निकालने हैं। तो आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, यही जो a माइनस लैम्डा आई वाला हमारे पास बना हुआ है मैट्रिक्स, उसी में बस हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएंगी इक्वेशन। देखें आइगन वैल्यूज़ आ गई हमारी 2 और 1। अब आइगन वेक्टर्स भी आप लोगों ने निकाल लेने हैं, अब तो आप लोगों को निकालने आ गए होंगे, ठीक है। x1 x2 की वैल्यूज़ निकाल के हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स 2 पुट करके जब लैम्डा की वैल्यू तो पहला वेक्टर आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करके दूसरा वेक्टर आ जाएगा। p के अंदर ये पहला वेक्टर लिखें 3 2, दूसरा वेक्टर लिखें 1 1, p आ गया आपके पास। d में आपने डायगनल पे आइगन वैल्यूज़ लिखनी होती हैं 2 और 1, वो लिखते हैं, बाकी 0 हो गए। अब p के साथ हमें p इन्वर्स चाहिए था, तो p का इन्वर्स निकाल लें डिटर्मिनेंट ओवर एडजॉइंट करके। अब फॉर्मूला लगाएंगे a पावर 8 इज इक्वल टू p d पावर 8 p इन्वर्स। p की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, d की जगह उसकी वैल्यू, लेकिन क्योंकि इसकी पावर 8 है तो 2 और 1 की दोनों की पावर भी 8 हो जाएगी। p इन्वर्स की जगह जो हमने ये p इन्वर्स निकाला है वो पुट करें, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। पहले ये पावर्स खोल लें आप, 2 की पावर 8 खोल लें, 1 की पावर 8 खोल लें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, सॉरी यहाँ पे तो 2 ही कॉलम्स हैं तो 2 में आपका काम हो जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा जो कि a पावर 8 का आंसर है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है ना उसमें हमसे वो कह रहे हैं a दिया हुआ है, v1 v2 दिया हुआ है, कहते हैं कि आप बताएं यूज़ इन्फॉर्मेशन टू डायगनलाइज a1, यानी a को डायगनलाइज करना है, लेकिन हमें उन्होंने ना a दिया है, साथ में उन्होंने 2 वेक्टर्स भी दे दिए हैं v1 और v2। अब देखें हमें आइगन वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, p तो हमारे पास इजीली आ जाएगा ना, v1 उन्होंने दिया हुआ है हमें 3 1, v2 दिया हुआ है 2 1, p तो निकाल लिया हमने, लेकिन डायगनलाइज करने के लिए हमें d भी तो चाहिए होता है। d में अब यहाँ पे हमें चाहिए 2 आइगन वैल्यूज़, इधर तो होता है 0। आइगन वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, हमने लेक्चर 28 के अंदर पढ़ा था ax इज इक्वल टू एक्स वाली फॉर्म, x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स के, a और x को मल्टीप्लाई करें, आपके पास x दोबारा से आ जाएगा अगर आप उसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही वाला 28 वाला काम करेंगे, x की जगह पहले v1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। a v1 निकालेंगे, a पुट करें, v1 पुट करें, फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें, आंसर 3 1 आ गया, यानी v1 ही वापस आ गया। तो हम कहेंगे कि इसके साथ फिर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से a v2 फाइंड कर लें, a v2 में जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 6 3 आएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखें दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, अगर आप 3 कॉमन लेते हैं, अंदर 3 2s are 6 3 1s are 3, 3 के अंदर 2 1 रह जाएगा। अब 2 1 जो है वो देखो दोबारा से v2 ही आ गया ना आपके पास, तो 3 एज इट इज, इसकी जगह पे v2 पुट कर दें, तो v1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, v2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो तो असल में लैम्डा होता है। तो लैम्डा एक मेरे पास आ गया 1 और एक लैम्डा आ गया 3, तो 2 आइगन वैल्यूज़ मिल गई मुझे, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगी 1 और 3, तो मेरे पास d भी आ गया। जब p और d आ गया है तो अब आप कहेंगे कि हमने इसको डायगनलाइज कर लिया है। लास्ट हमारे पास है जी जो थर्ड पार्ट है, उसमें कहते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैं आपके सामने ज़रा इस तरह से क्वेश्चन का डाटा लिख लेती हूँ। 4x4 का मैट्रिक्स है और उसमें आपको कुछ आइगन वैल्यूज़ भी उन्होंने निकाल के दे दी हैं 5 3 एंड -2, और इसमें जो वो 3 है ना उसको वो कह रहे हैं कि इसकी जो आइगन स्पेस है वो 2 डायमेंशनल है, इसकी आइगन स्पेस 2 डायमेंशनल है, मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होगी कि इसमें 2 वेक्टर्स आ रहे होंगे v1 और v2, तभी इसकी आइगन स्पेस 2 डायमेंशनल होगी ना। अब इससे एक आइगन वेक्टर निकलेगा, लेट्स से इसको हम v3 कह देते हैं क्योंकि इसके हमने v1 v2 कह दिया ना, इसका हम v3 कह देते हैं। इससे आइगन वेक्टर निकलेगा उसको हम v4 कह देते हैं। तो टोटल आइगन वेक्टर्स कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 और 4। जब टोटल आइगन वेक्टर्स 4 हैं, हमारा ऑर्डर जो था वो भी 4x4 था, तो जितना n है उतने ही आइगन वेक्टर्स आ गए हैं। सो a इज़ डायगनलाइजेबल, ठीक है। अगर हमारा ये 4 वेक्टर्स ना आते, 3 आ जाते, यानी 4 से कम हो जाते, तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे जो a गिवन है वो हमारा डायगनलाइजेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ या नंबर ऑफ कॉलम्स जितनी हैं उतने ही हमारे आइगन वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं। 3 उन्होंने कहा था 2 डायमेंशनल है, तो उसके अंदर 2 वेक्टर्स आएंगे, बाकी दोनों का एटलीस्ट एक एक तो निकलेगा ही ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है आइगन वेक्टर निकले ही ना, एक तो कम अज़ कम लाजमी ही निकलता है। तो एक एक इनका होगा, 2 इसके होंगे, तो टोटल हमारे पास 4 हो गए, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर्स की समझ आ गई होगी यहाँ तक। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।